जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10 रहेगा वो है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग की एक तरह से आइडिया आया था तो इसको इम्पोर्टेंस कब मिली है। ठीक है, बात तो पहले भी हो रही थी इस चीज़ पे, पर इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमें 1940s और 50s में देखी जा सकती है। 1944 में क्या हुआ था कि जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक तरह से प्लान्ड इकोनॉमी को के बारे में सुजेशन दिया, जिसे हम बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है एक तरह से कि 5 ईयर प्लान्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का सोचा जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान थे वो इंट्रोड्यूस करे थे जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत यूनियन में किए थे। और हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ प्लान्स के लिए। मतलब जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था वो। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया 1951 से 2017 तक रहते हैं। अगर मेनली देखोगे तो 2015 तक ही रहेंगे, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग आ जाता है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और नीति आयोग को क्या बोलते हैं? पॉलिसी थिंक टैंक बोलते हैं। तो 5 ईयर जो प्लान्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसके जो 5 ईयर प्लान्स के चक्कर में ये जो हमारा एक तरह से टॉपिक है वो रह जाएगा, तो इसको हम पहले कवर करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसका एक तरह से बनाने का मेन एम क्या था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रेगुलेट, और कैसे आगे कंट्री में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इनके ना मेन पॉइंट्स हैं कि जो पहली 1948 में आईपीआर थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी की, कि को एग्जिस्टेंस होगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है। तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो अभी इसके अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दे रखा है कि पहला है कि मोनोपली होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, आर्म्स और एमुनेशन के मामले में, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज के मामले में। दूसरा है कि जो स्टेट कंट्रोल्ड एक तरह से नई कंपनीज होंगी, न्यू अंडरटेकिंग्स होंगी, जैसे कि कोल हो गया, आयरन स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, तो ये स्टेट कंट्रोल होंगी। ठीक है, रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर होगा एक, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा बट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। फोर्थ है प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये ओपन कैटेगरी वाला है। यहाँ पे क्या था? रेगुलेटेड वाला, यहाँ पे ओपन कैटेगरी। जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज रहेंगी उनको ओपन टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1951। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है इंडस्ट्रीज की। ठीक है, पहला है शेड्यूल ए, एक दूसरा शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। पहले में देखो 17 इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट की बात होगी, मतलब पब्लिक सेक्टर की। आर्म्स एंड एम्यूनेशन गवर्नमेंट के अंडर ही होंगे, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपली है इन सभी सेक्टर में। दूसरा है शेड्यूल बी, यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। शेड्यूल सी की बात करें तो जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी। पहली पब्लिक के पास, दूसरी दोनों के पास, तीसरी प्राइवेट के पास। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 में आई थी, जो ये दिसंबर 1977 में अनाउंस की गई थी जनता गवर्नमेंट के द्वारा। इनका जो फोकस था मेनली शिफ्ट कर गया हैवी इंडस्ट्री से स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज पर। मेन ऑब्जेक्टिव देखो कि प्रमोट करो जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई जो मल्टीनेशनल एमएनसीज होती थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल सेक्टर की बात करें तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात होती है। ठीक है, टाइनी सेक्टर हो गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980 में आता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। प्रमोट किया स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ठीक है, कोई यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1973, जहाँ पे बात की गई पब्लिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। एमआरटीपी को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब मोनोपली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर आती है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जहाँ से पूरी एक तरह से गेम है वो शुरू होती है।
LPG बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में होता है कि रिडक्शन कर दो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेटाइजेशन में है कि एक्सपेंशन करो प्राइवेट सेक्टर का, ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि इंटीग्रेट हो जाओ वर्ल्ड की इकोनॉमी से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं LPG। तो यहाँ पे क्या था, जो FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई 40% से 51% तक सिलेक्टिव सेक्टर्स के लिए। अप टू 100% FDI अलाउ की गई थी कुछ सेक्टर में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। वैसे मेनली तो 40 से 51 थी, बट कई जगह 100% भी की गई। एस्टैब्लिशमेंट कर दी गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के लिए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था, एक्सेप्शन थी 18 इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, नाम नहीं याद करने आपने, बस याद रखना कि 18 इंडस्ट्रीज़ की बात हुई गई। फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था जो, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। फिर जो MRTP एक्ट था उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें कम कर दिया गया, ठीक है, जो बड़ी फर्म्स थी उन पे। ये बेस था SBS राघवन कमेटी पे, जिनकी रिकमेंडेशन थी कंपटीशन एक्ट 2000, उसको भी एनेक्ट किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की डिसइन्वेस्टमेंट की गई, बाकी डी रिजर्वेशन की गई, रिड्यूस्ड इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, स्टार्ट हुआ था ये 1 अप्रैल से 1951 से 56 में। मेन एम देखोगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी। टारगेट आपको हर किसी के याद रखने पड़ेंगे। 2.1 था, अचीव किया था हमने 3.6, मतलब सक्सेसफुल किया था ये। तो उस टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन था, आपको पता 1950 में एस्टैब्लिश किया था, तो पंडित नेहरू कमीशन के चेयरमैन थे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डैम्स को फंड किया गया था, जैसे कि हीराकुंड डैम, भाखड़ा नंगल डैम और दामोदर डैम को, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस था, पर लिमिटेड था। मेनली आपको क्या वहाँ पे नोट डाउन करना है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था। अभी ये जो बेस था वो था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। हमने इस पे बात भी की थी कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होता है, जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल होता है। यहाँ पे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको स्टार्ट किया गया था। फैमिली प्लानिंग को एज इट इज़ आपको याद करने हैं ये। और थर्ड है चित्तरंजन लोकोमोटिव को। एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था, उसको भी सेटअप किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर ही। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान, ये 56 से 61 में था। PC महालनोबिस मॉडल था। पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन था मेनली, मतलब इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, वो भी रशियन मॉडल पे। टारगेट 4.5% का था, अचीव किया 4.27% से। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन को एस्टैब्लिश किया था इसके अंडर। बाकी स्टील प्लांट लगाए गए थे 3, रुड़केला स्टील प्लांट ओडिशा में, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। एज इट इज़ याद करने हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो 61 से 66 में था। टारगेट था 5.6%, 2.8% से फेल्यूर था ये गैडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। इसका मेन एम देखो सेल्फ रिलायंट था। इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमें देखने को मिला। बाकी ये फेल्यूर होता क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया चाइना की वॉर लगती है 1962 में, इंडिया पाकिस्तान की होती है 1965 में। बहुत सारा उस टाइम पे लॉस हो गया था, तो इसीलिए मेनली इसको फेल्यूर कंसीडर किया जाता है। पर वहीं उसी टाइम पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को 1965 में, नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को 1963 में। फिर जब ये थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाता है तो उसके बाद ना कुछ प्लान्ड हॉलीडेज आते हैं, मतलब ये ईयरली प्लान यूज़ किए जाते हैं 66 से 69 में, 3 साल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो 3 साल को माइनस कर दिया तो उसके बाद हमारे पास आता है 69 से 74 में 4 5 ईयर प्लान। 4 5 ईयर नहीं लिखना, 4th 5 ईयर प्लान लिख लेना यहाँ पे। ये DR गैडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। इसी टाइम पे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इसका मेन मोटिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। टारगेट था 5.6 का, अचीव हमने 3.3 से किया। इसी टाइम पे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था 1973 में। अभी बात करते हैं 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। ये था 74 से 78 में, ठीक है, और ये बेस्ड था DP धार मॉडल पे।
इसी टाइम पे जो मेजर प्लान चलाया गया था वो था गरीबी हटाओ। 21 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये 4 इयर्स का था क्योंकि टर्मिनेट कर दिया था इसे जनता पार्टी ने। जो 5 ईयर प्लान था वो चल रहा था। टारगेट की बात करें तो 4.4 था, अचीवमेंट 4.8 से हुई थी। इसी टाइम पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी चलाया जाता है, हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, और आरआरबीज को भी सेटअप किया जाता है 1975 में। तो जब ये एक तरह से टर्मिनेट कर दिया गया था 5 ईयर प्लान को, तो रोलिंग प्लान आता है उसके बाद 78 से 80 में। इसको सजेस्ट किया था गुन्नार मिर्दल ने ड्यूरिंग जनता पार्टी, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। 6 5 ईयर प्लान की बात करें तो 80 से 1985 में आता है। ये होता है ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। टारगेट की बात करें तो 5.2% और ये अचीव किया था 5.7% से। इसी टाइम पे रूरल लैंडलेस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी जो प्रोग्राम था उसे लगाया गया था। तो अभी हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। ये था 1985 से 1990 में। इसका मेन एम देखो तो फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी था, टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए। टारगेट था 5%, अचीव हुआ था 6% से। 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी चलाई गई थी। बाकी एक कंसेप्ट था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का 1978 में। ये कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर राजकृष्णन ने। तो अभी ये जो 7th 5 ईयर प्लान है, तो इसके बाद एनुअल प्लान स्टार्ट किया गया था 1990 से 1992 में। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान 92 से 97 में। ये ओनली प्लान था जिसने अचीव किया था, देखो ओनली प्लान है, अचीव हायर ग्रोथ रेट, ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा था। 1 जनवरी 1995 को इंडिया पार्ट बन गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसी टाइम पे पीएम रोजगार योजना चलाई गई थी 2 अक्टूबर 1993 में। यहाँ पे पीएम रोजगार योजना है, यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना थी, ठीक है, दोनों अलग हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। टारगेट की बात करें तो 5.6% था, अचीव हुआ था 6.8% से। बिलो द पॉवर्टी लाइन सेंसस इसी टाइम पे करवाया गया था। एलपीजी जो रिफॉर्म आते हैं इसी टाइम पे आते हैं 8th 5 ईयर प्लान में। बाकी इंडिकेटिव प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया था और उस टाइम के जो देन पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1997 से 2002 तक था, ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। इसका जो मेन फोकस था 5 ईयर प्लान का वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी था। टारगेट देखो तो 6.5% था, पर अचीव किया था 5.4। 10th 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो 2002 से 7 तक मॉनिटरेबल टारगेट्स यहाँ पे दिए गए थे, जैसे कि पॉवर्टी, लिटरेसी, इन्फेंट मोरालिटी रेट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टारगेट 8% था, अचीव हुआ 7.6% से। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलाया गया। बाकी पॉवर्टी रिडक्शन की गई थी 5% तक, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, रीजनल अप्रोच एक तरह से चलाई गई थी। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12, टारगेट 9%, अचीव 8% से। ये था ड्यूरिंग मनमोहन सिंह। यहाँ पे था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट के बारे में। दूसरा मार्केटिंग सपोर्ट और सर्विसेज स्कीम के लिए, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट थे, यहाँ पे जो जेंडर गैप है उसको भी रिड्यूस किया गया था लिटरेसी में 10% तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12th 5 ईयर प्लान था, इसे लास्ट भी मानते हैं। ये 2012 से 17 तक था, पर ये कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। इसका टारगेट 8% था, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ से 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। तो इसी टाइम पे जब ये एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2016 में। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो चेयरपर्सन होता है वो पीएम ऑफ इंडिया होता है, वाइस चेयरपर्सन पीएम ही अपॉइंट करता है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होंगे या फिर मिनिस्टर होंगे। सीईओ को भी अपॉइंट किया जाता है। डिफरेंस क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन था उस पर टॉप डाउन अप्रोच थी, बट अगर नीति आयोग में देखोगे तो बॉटम अप अप्रोच है। इसमें फंड्स को कंट्रोल किया जाता था, पर यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं की जाती। तो इसी के साथ ही ये जो हमारा इकोनॉमी का एक तरह से चैप्टर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।